अल्फ़ा 2 एगोनिस्ट जो है हम यूज़ करते हैं एज ए सेकंड ड्रग ऑफ चॉइस, और ये हम कॉम्बिनेशन थेरेपी के साथ बाकी ड्रग्स के साथ भी दे सकते हैं। तो ओक्यूलर जो अल्फ़ा 2 हमारे रिसेप्टर की स्टिमुलेशन है, उससे हमारा इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर कम हो सकता है कि इससे जो है एक्वस की प्रोडक्शन ही डिक्रीज़ हो जाएगी विया द इफेक्ट ऑफ सीलियरी एपिथेलियम। और इसके अलावा यूवियोस्क्लेरल आउटफ्लो भी बढ़ जाएगा, एनहेंस होगा। ठीक है, अल्फ़ा 2 एगोनिस्ट से। इसमें हमारे पास आ जाता है ब्राइमोनिडीन, जो कि जिसका डोज ट्वाइस अ डे होता है। इसमें कुछ साइड इफ़ेक्ट्स ओक्यूलर हैं, जैसे एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस इसमें कॉमन होता है। एंटीरियर ग्रेन्युलोमेटस यूवियाइटिस हो सकता है रेयरली। सिस्टेमिक में ये ज़ीरोस्टोमिया और फटीग करवा देता है। ठीक है, इसके अलावा एप्राक्लोनिडीन ये भी हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर ताकि ट्रीट करें अक्यूट राइज इन द इंट्राओक्यूलर प्रेशर फॉलोइंग द लेज़र सर्जरी ऑन द इंटीरियर सेगमेंट। लेज़र सर्जरी के बाद जो है वो अक्यूट जो उसका राइज हो गया है प्रेशर, उसको डिक्रीज़ करने के लिए एप्राक्लोनिडीन यूज़ करते हैं। फोर्थ कैटेगरी की ड्रग है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स। ये केमिकली रिलेटेड सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक्स होते हैं। ये हमारे इंट्राओक्यूलर प्रेशर को डिक्रीज़ करेंगे बाय डिक्रीजिंग द एक्वस सिक्रीशन। अब ये बीटा ब्लॉकर्स से लेस इफेक्टिव होते हैं स्लाइटली। ये रिलेटिवली एलर्जिक जो होंगे पेशेंट्स टू द सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक्स, उनमें ये ड्रग्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। इसमें दूसरी डोरजोलामाइड भी आ जाती है 2%। डोज इसका 2 to 3 टाइम्स डेली। साइड इफ़ेक्ट्स में ये स्ट्रिंगिंग और ट्रांजिएंट बिटर टेस्ट करवाता है। इसके अलावा कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर से एलर्जिक ब्लेफेरोकंजक्टिवाइटिस भी हो सकता है। अगली ड्रग्स हैं मायोटिक्स। मायोटिक्स जो है वो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट होते हैं, जो कि हम प्रीडोमिनेंटली एंगल क्लोजर ग्लोकोमा में ट्रीटमेंट के तौर पे देते हैं। मायोटिक जो है हमारे स्फिंक्टर पिपिलाई को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देंगे, तो उससे जो पेरिफेरल आइरिस है वो अवे हो जाएगा फ्रॉम द ट्रेबिकुलम, उससे हट जाएगा और एंगल को बिल्कुल ओपन कर देगा। तो उससे हमारे एक्वस ह्यूमर का जो आउटफ्लो है वो बढ़ जाएगा। अब प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा में इनकी जो है अच्छा एडिटिव इफेक्ट होता है जब हम इनको एंटी ग्लोकोमा ड्रग्स के साथ दें। जैसे कि अब इसमें आ जाती है हमारे पास मियोटिक्स में पाइलोकार्पिन ड्रॉप्स, जिसका डोज 4 टाइम्स डेली है, और पाइलोकार्पिन जेल जो कि वंस डेली बेड टाइम पे दी जाती है। ठीक है, और कार्बाकोल भी अल्टरनेटिव है पाइलोकार्पिन को, इसका अल्टरनेटिव है। साइड इफ़ेक्ट्स में ये मियोसिस करवा देंगे, जिसकी वजह से विजन इम्पेयर हो सकता है, और हमारे अकोमोडेशन का स्पाज़म हो सकता है, जिसकी वजह से फ्रंटल हेडेक होगा। ये इनका साइड इफ़ेक्ट है। अगली क्लास ड्रग हम यूज़ कर सकते हैं एड्रीनर्जिक ड्रग्स। ये हमारे इंट्राओक्यूलर प्रेशर को कैसे कम करेंगे, ये जो एक्वस का आउटफ्लो है वो बढ़ा देंगी। कैसे? बीटा रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करके। तो ये फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग्स होती है उन पेशेंट में जिनको कोई पल्मोनरी डिजीज़ हो, जहाँ पे बीटा ब्लॉकर्स अवॉइड किए जाते हैं, क्योंकि उससे एस्थमा हो सकता है पल्मोनरी डिजीज़ वाले पेशेंट में। तो हम ये एड्रीनर्जिक ड्रग्स दे सकते हैं। अब इनसे भी या तो एक्वस का जो आउटफ्लो है वो उसका इंक्रीज़ होगा, या फिर एक्वस की प्रोडक्शन ही डिक्रीज़ होगी और ग्लोकोमा सही हो जाएगा। इसमें हमारे पास एपिनेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड एड्रीनर्जिक ड्रग है। डिपिवेफेरिन जो कि प्रो ड्रग है और इसमें ज़्यादा कॉर्नियल पेनिट्रेशन होती है बनस्बत एपिनेफ्रिन के। कॉर्निया के अंदर ये फिर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एपिनेफ्रिन के अंदर। ठीक है, अब इसका जो डोज है वो 2 टाइम्स अ डे होता है। दैन कुछ कंबाइंड प्रिपरेशंस हैं, ये हम यूज़ करते हैं ताकि हमें ज़्यादा जो है इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर लोअरिंग इफेक्ट मिले विथ मोर कन्वीनियंस एंड पेशेंट्स कंप्लायंस। तो इसमें ज़ेलाकॉम जो कि टिमोलोल का और लेटेनोप्रोस्ट का कॉम्बिनेशन है, ये वंस डेली दिया जाता है। इसके अलावा कोसोप्ट जो टिमोलोल और डोरजोलामाइड का कॉम्बिनेशन है, ये भी ट्वाइस डेली लेकिन देंगे। इसके अलावा कॉम्बिगेन है जिसमें टिमोलोल और ब्राइमोनिडीन है, ये भी हम ट्वाइस डेली दे सकते हैं। इस तरह की कंबाइंड जो प्रिपरेशन है ये भी हेल्पफुल होती हैं। अब कुछ न्यू टॉपिकल मेडिकेशंस यूज़ की जाती हैं जो कि FDA ने इंक्लूड की हैं। उसमें है लेटेनोप्रोस्टीन ब्यूनोट 0.024%। ये हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन का एनालॉग होता है। इसमें 2 मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है डुअल, कि ये हमारे एक्वस ह्यूमर के आउटफ्लो को भी बढ़ा देगा यूवियोस्क्लेरल पाथवे के थ्रू, और एक्वस ह्यूमर के आउटफ्लो की फैसिलिटी जो है ट्रेबिकुलर मेशवर्क के थ्रू बढ़ा देगा। इससे इंट्राओक्यूलर प्रेशर ज़्यादा इफेक्टिवली कम हो सकता है बनस्बत लेटेनोप्रोस्ट अलोन के। ठीक है, अगर अकेला हम लेटेनोप्रोस्ट दें उसकी निस्बत इससे जो है ज़्यादा अच्छे से हो सकता है। इसका डोज सिर्फ वंस डेली होता है। एक और न्यू मेडिसिन है रो काइनेज इनहिबिटर्स। ये इंट्राओक्यूलर प्रेशर को कम करेंगे कि एक्वस आउटफ्लो भी बढ़ा देंगे और एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन को भी कम कर देंगे, तो एपीस्क्लेरल जो वीनस प्रेशर है वो कम हो जाएगा। ये ज़्यादा इफेक्टिव है लेटेनोप्रोस्टीन के, और इसका भी डोज वंस डेली होता है। तो ये सारा हमने डिटेल में मेडिकल ट्रीटमेंट कवर किया।
इसके अलावा हम ग्लोकोमा की ट्रीटमेंट में, स्पेशली प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा में, लेज़र ट्रेबिकुलोप्लास्टी करते हैं। ये हम उन पेशेंट्स में कंसीडर करते हैं जहाँ पे उनका इंट्राओकुलर प्रेशर जो है वो अनकंट्रोल्ड रहता है डिस्पाइट द मैक्सिमली टोलरेटेड मेडिकल थेरेपी। उसके बावजूद वो सही नहीं हो रहा होता, तो इंट्राओकुलर प्रेशर जो है वो फेल कर जाएगा विद द टाइम, और 50% जो है फेलियर रेट इसमें 5 ईयर्स के अंदर होता है। अब डिफरेंट तरह के लेज़र्स होते हैं, टाइप्स हैं इसमें। नंबर 1, आर्गन लेज़र ट्रेबिकुलोप्लास्टी। ये टेक्निक जो है, इसमें 50 डिस्क्रीट लेज़र बर्न्स हम अप्लाई करते हैं हमारे एंटीरियर जो पार्ट है ट्रेबिकुलर मेशवर्क का, वहाँ पे ओवर 180 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। इससे एक्वस आउटफ्लो भी बढ़ेगा और इंट्राओकुलर प्रेशर भी कम हो जाएगा 8 to 10 मिलीमीटर मर्करी की रेंज के अंदर। आर्गन लेज़र ट्रेबिकुलोप्लास्टी के अलावा दूसरा होता है सिलेक्टिव लेज़र ट्रेबिकुलोप्लास्टी। अब ये ज़्यादा वाइडली यूज़ किया जाता है प्रोसीजर। इसमें 532 नैनोमीटर फ्रीक्वेंसी जो डबल क्यू स्विच्ड NdYAG यानी निडोमियम जो मैंने आपको बताया था YAG लेज़र, वो हम इसमें यूज़ करते हैं सिलेक्टिवली, और हमारे मेलानिन पिगमेंट को टारगेट करते हैं जो कि ट्रेबिकुलर मेशवर्क सेल्स में मौजूद है, ठीक है, उस मेलानिन पिगमेंट को, लीविंग नॉन पिगमेंटेड स्ट्रक्चर्स अनस्कैथ्ड, यानी जो नॉन पिगमेंटेड स्ट्रक्चर्स होंगे वो इसमें बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होंगे, उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा, बस मेलानिन पिगमेंट्स को हमने इसमें टारगेट किया है, ठीक है। अब ये सिलेक्टिव लेज़र ट्रेबिकुलोप्लास्टी ज़्यादा इफेक्टिव है एज अ मेडिकल मोनोथेरेपी एंड आर्गन लेज़र ट्रेबिकुलोप्लास्टी उसकी निस्बत। थर्ड होता है माइक्रो पल्स लेज़र ट्रेबिकुलोप्लास्टी MLT। अब ये एक नया प्रोसीजर आ गया है, ये बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के पल्सेस लेज़र की जो है वो डिलीवर करता है थर्मल एनर्जी की हमारे ट्रेबिकुलर मेशवर्क की तरफ, ताकि हमारे जो सेल्स हैं वो बिना डैमेज के बस स्टिमुलेट हों। तो अनलाइक द आर्गन लेज़र ट्रेबिकुलोप्लास्टी एंड सिलेक्टिव लेज़र ट्रेबिकुलोप्लास्टी, इसमें जो है हमें कोई भी विजिबल टिश्यू रिएक्शन नहीं मिलता उनकी निस्बत। दैट्स इट, ये हो गया लेज़र ट्रेबिकुलोप्लास्टी। थर्ड हमने कहा हम सर्जिकल ट्रीटमेंट के थ्रू भी प्राइमरी एंगल ओपन एंगल ग्लोकोमा को ट्रीट कर सकते हैं। तो इसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट में फिस्चुलाइजेशन यानी फिल्ट्रेशन ऑपरेशन होता है, जो कि प्रोवाइड करेगा एक नया चैनल, न्यू चैनल बना देगा फॉर द एक्वस आउटफ्लो टू कंट्रोल द इंट्राओकुलर प्रेशर, ठीक है। इसमें नया चैनल बनाएंगे हम। तो इसमें सबसे पहला है ट्रेबिकुलोटोमी। बहुत से फिल्ट्रेशन ऑपरेशंस होते हैं, लेकिन ट्रेबिकुलोटोमी जो है वो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली परफॉर्म प्रोसीजर है, और इसमें जो है ये असल में ऑपरेशन ऑफ चॉइस होता है। ट्रेबिकुलोटोमी से हमारा इंट्राओकुलर प्रेशर लोअर किया जा सकता है एक फिस्टुला बना के, ठीक है, फिस्टुला बना देंगे और कवर हुआ होगा जो कि सुपरफिशियल स्क्लेरल फ्लैप के साथ, सुपरफिशियल स्क्लेरल फ्लैप के साथ। तो इससे जो है हमारा एक्वस आउटफ्लो अलाउ होगा फ्रॉम द एंटीरियर चैम्बर थ्रू अ सर्जिकल कॉर्नियोस्क्लेरल ओपनिंग इनटू द सब कंजक्टाइवल एंड सब टेनल स्पेस। यहाँ ये फिगर देखें, ट्रेबिकुलोटोमी कर दी है और यहाँ पे देखिए फिल्ट्रेशन ब्लैब नज़र आ रहा है, और ये पेरिफेरल आयरिडेक्टोमी यहाँ पे। तो इसमें हमने क्या किया है कि एक फिस्टुला बना दिया है, जहाँ से फिर अब आउटफ्लो जो है एंटीरियर चैम्बर के थ्रू जाएगा थ्रू द कॉर्नियोस्क्लेरल ओपनिंग जो हमने यहाँ पे बना दी है, और सब कंजक्टाइवल एंड सब टेनल स्पेस में ये फ्लूइड आ जाएगा। ट्रेबिकुलोटोमी जो है ये एंटी फाइब्रोटिक माइटोमाइसिन C के साथ कंसिडर की जाती है, MMC के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर्स फॉर द सर्जिकल फेलियर। जैसे अगर यंग पेशेंट्स हैं या उनको पहले पिछली जो है ट्रेबिकुलोटोमी जिनकी फेल हो गई हो उनमें, या जिनको सेकेंडरी ग्लोकोमा हो, तो उनमें हम माइटोमाइसिन C देंगे साथ में, एंटी फाइब्रोटिक जो होता है। अब ट्रेबिकुलोटोमी की इंडिकेशंस देखें, अनकंट्रोल्ड प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा में हम करेंगे ड्यू टू द फेलियर ऑफ द मेडिकल एंड लेज़र ट्रीटमेंट टू लोअर द इंट्राओकुलर प्रेशर। इसके अलावा अगर नॉन कंप्लायंस है विद द मेडिकल ट्रीटमेंट तो हम ये कर सकते हैं। एंड नंबर थर्ड, साइड इफेक्ट्स मेडिकल ट्रीटमेंट के होते हैं इस वजह से। दूसरा जो है इसकी इंडिकेशन है एडवांस स्टेज अगर आ गया है प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा का, जहाँ पे वेरी लो इंट्राओकुलर प्रेशर लेवल रिक्वायर्ड है, बहुत ही लो करना है, लोअर, तो उसमें हम ट्रेबिकुलोटोमी कर सकते हैं। ट्रेबिकुलोटोमी के बाद दूसरी सर्जिकल जो सर्जरी है, सर्जिकल ट्रीटमेंट, वो है नॉन पेनिट्रेटिंग ग्लोकोमा सर्जरी। इसको हम डीप स्क्लेरोटोमी भी कहते हैं, ठीक है। ये नॉन पेनिट्रेटिंग जो फिल्ट्रेशन सर्जरी है, इसमें हमारा एंटीरियर चैम्बर होता है उसको हम एंटर नहीं करेंगे, वहाँ पे एंटर नहीं करेंगे, और इंटरनल जो हमारा ट्रेबिकुलर मेशवर्क है उसको बिल्कुल प्रिजर्व रखेंगे। थस इससे जो है पोस्ट ऑपरेटिव ओवर फिल्ट्रेशन जो होती है हाइपोटोनिक के साथ और उसकी पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस, इनका इंसिडेंस कम किया जा सकता है। इंट्राओकुलर प्रेशर लोअरिंग जो है वो लेस होती है ट्रेबिकुलोटोमी के साथ,
और ऑफन उसमें हमें टॉपिकल मेडिकेशन देनी पड़ती है, जो ऊपर हमने ट्रेबिकुलोटोमी डिस्कस की। तो इसीलिए ट्रेबिकुलोटोमी स्टिल प्रोसीजर ऑफ चॉइस वही होता है, ठीक है, कि इसमें लेस इंट्राओक्यूलर प्रेशर लोअर होता है, ज़्यादा नहीं होता, और मेडिकेशन हम देते हैं टॉपिकली। अब डिफरेंट टाइप्स हैं इसकी नॉन पेनिट्रेटिंग ग्लोकोमा सर्जरी की या डीप स्क्लेरोटोमी की। इसमें डीप स्क्लेरोटोमी विथ या विदाउट कोलेजन इम्प्लांट है, तो दूसरा विस्को कनालास्टोमी, ठीक है। दैट्स इट। यहाँ पे पूरा जो है प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा टॉपिक कंप्लीट हुआ। दूसरा टाइप होता है प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लोकोमा। अब इसमें एंगल क्लोज होगा। इसकी डेफिनेशन है कि प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लोकोमा एक बायलेटरल डिजीज़ है जिसमें हमारा इंट्राओक्यूलर प्रेशर बिल्कुल एलिवेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस जो एंगल है पेरिफेरल आइरिस जो बना रही है वो एंगल क्लोज हो गया है। अब इसमें प्रिवेलेंस जो है 1:1000 इंडिविजुअल तकरीबन 40 ईयर्स की एज के बाद में उनको होता है, और 12.5% जो है ये कॉन्स्टिट्यूट करता है ऑल ग्लोकोमा की केसेस। ओपन एंगल ग्लोकोमा में हमने देखा 1:200 था, लेकिन यहाँ पे 1:1000 है, वो वाला ज़्यादा कॉमन था, ठीक है। और ओपन एंगल वाली ये मोस्ट कॉमन टाइप थी ऑल ग्लोकोमा में। अब इस क्लोज एंगल वाले में जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं उसको हमने डिवाइड किया है। कुछ एनाटॉमिकल फैक्टर्स हैं, जनरल फैक्टर्स हैं। एनाटॉमिकल जो फैक्टर्स होते हैं ना, एनाटॉमिकल प्रीडिस्पोजिशन टू द एंगल क्लोजर, वो इनहेरिटेड होती है, और इसमें फॉलोइंग फीचर्स होते हैं। एक तो नंबर 1, एक्सियल लेंथ हमारे आई बॉल की जो है वो शॉर्टर होगी बनस्बत नॉर्मल इंडिविजुअल्स के, ठीक है, जेनेटिकली। दूसरा, कॉर्निया का डायमीटर 0.25 मिलीमीटर स्मॉलर होता है बनस्बत नॉर्मल आइज़ के, तो उनमें हो जाता है। किसी में आइरिस लेंस का जो डायाफ्राम है वो रिलेटिवली एंटीरियर लोकेशन पे होता है। किसी में एंटीरियर चैम्बर की डेप्थ जो है 2.4 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होती, और किसी किसी में नैरो एंट्रेंस होती है चैम्बर एंगल की फॉर द एक्वस ड्रेनेज, ड्रेन नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नैरो उसमें चैम्बर का एंगल है। और इसके अलावा रिफ्रैक्टिव एरर जो कि ज़्यादातर पेशेंट्स में जिनको हाइपर ओपिया है उनको होगा। अब जनरल फैक्टर्स जो प्रीडिस्पोज करेंगे एंगल क्लोजर की तरफ, उसमें एज अगर 4th to 5th डिकेड ऑफ लाइफ है तो उसमें ज़्यादा कॉमन होता है। सेक्स में फीमेल्स ज़्यादा कॉमनली अफेक्ट होती है देन मेल्स के, बाय रेशो 4:1। टाइप ऑफ पर्सनैलिटी में ये नर्वस इंडिविजुअल्स में या फिर जिनका अनस्टेबल वेजोमोटर सिस्टम होता है उनमें ज़्यादातर एंगल क्लोजर ग्लोकोमा होगा। रेस के लिहाज से जो कॉकेशियंस होते हैं उनमें ये 6% ऑफ ऑल ग्लोकोमा अकाउंट करता है, और ये साउथ ईस्ट एशिया, चाइनीज़ एंड एस्किमोस में ज़्यादा कॉमन है। कुछ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर हैं प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लोकोमा के जो इसका अटैक इंड्यूस करवाएंगे। उसमें आता है अगर डिम इल्यूमिनेशन हो, इमोशनल स्ट्रेस हो, या फिर माइड्रियाटिक ड्रग्स की यूज़ की वजह से एंगल क्लोज हो जाएगा। स्टेजेस होते हैं प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लोकोमा के। सबसे पहले प्राइमरी जो एंगल क्लोजर ग्लोकोमा है उसको हमने क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बेसिस पे डिवाइड किया है 5 ओवरलैपिंग डिफरेंट क्लिनिकल स्टेजेस के अंदर। पहला होता है लेटेंट या प्राइमरी एंगल क्लोजर सस्पेक्ट, देन सब अक्यूट या इंटरमीडिएट एंगल क्लोजर, फिर प्राइमरी अक्यूट एंगल क्लोजर होगा जिसको हम प्राइमरी अक्यूट कंजेस्टिव ग्लोकोमा भी कहेंगे, फिर क्रोनिक एंगल क्लोजर हो जाता है, और लास्ट में फिर एब्सोल्यूट ग्लोकोमा। तो इन सब की जो है इंडिविजुअली हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जो प्राइमरी एंगल क्लोजर सस्पेक्ट है, इसमें हमें क्या क्लिनिकल फीचर्स मिलेंगे। सिम्टम में पेशेंट्स बिल्कुल सिम्टम फ्री होगा, कम्प्लीटली कोई सिम्टम नहीं होगा। साइंस में हमें बस इंट्राओकुलर प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल ही मिलेगा। एंटीरियर चैम्बर की डेप्थ भी जो है वो थोड़ी सी लेस देन नॉर्मल होगी। गोनियोस्कोपी में हमें नैरो एंगल मिलेगा जो कि कैपेबल है ऑफ क्लोजर, यानी या तो वो ग्रेड 1 से लेकर 2 के दरमियान का हो सकता है, ठीक है। हमने पीछे ग्रेड्स पढ़े, 4 ग्रेड्स होते हैं, 5 होते हैं, 0 से लेके 4 तक, ठीक है। तो ग्रेड 1 और 2 में हमने देखा कि नैरो एंगल जो है वो कैपेबल होता है क्लोजर का। 3 और 4 ग्रेड में वो नहीं कर रहा था क्लोज। इसके अलावा हमें इसमें प्रोवोकेटिव टेस्ट जो हमने डिस्कस किए वो हमें पॉजिटिव मिलेंगे प्राइमरी एंगल क्लोजर सस्पेक्ट में। अब क्लिनिकल कोर्स में अगर बिना ट्रीटमेंट के हमें फॉलोइंग कोर्स मिलता है, ठीक है, ये फॉलो करेगा। इंट्राओकुलर प्रेशर नॉर्मल ही रहेगा अगर ट्रीटमेंट नहीं लेंगे। सब अक्यूट या अक्यूट एंगल क्लोजर ग्लोकोमा हो जाएगा जो इसके बाद वाला स्टेप होता है, या क्रोनिक एंगल क्लोजर ग्लोकोमा होगा विदाउट पासिंग इनटू द सब अक्यूट एंड अक्यूट स्टेज। इसमें पास किए बगैर ही ये डायरेक्ट जो है क्रोनिक में चला जाएगा। ये इसका क्लिनिकल कोर्स है। ट्रीटमेंट है कि हमने प्रोफाइलेटिक ट्रीटमेंट होता है जिसमें हमने कम्युनिकेशन बनाना होगा पोस्टीरियर और हमारे एंटीरियर चैम्बर्स के दरमियान बाय मेकिंग होल इन द आइरिस, ठीक है, आइरिस के अंदर एक होल बना देंगे। तो इसमें डिफरेंट टेक्निक्स हैं, लेज़र पेरिफेरल आइरिडोटोमी LPI, और इसके अलावा पेरिफेरल सर्जिकल आइरिडेक्टोमी PSI।
ठीक है, ये पहला स्टेज हो गया। दूसरा स्टेज हमने कहा था कि सब एक्यूट या इंटरमीडिएट एंगल क्लोजर ग्लोकोमा होता है। अब इस स्टेज में क्या होता है कि ब्लर्ड विजन के एपिसोड्स आएंगे, पेशेंट को हेलोस भी होंगे और माइल्ड पेन होगा जो कि एलिवेटेड इंट्राओकुलर प्रेशर की वजह से हो रहा है। अब इसमें कैसे इंट्राओकुलर प्रेशर राइज कर रहा है उसका मैकेनिज्म है जो कि यहाँ पे शोन भी है, इसको भी साथ साथ देखते जाएँ फिगर को। तो यहाँ पे देखिए रिलेटिव प्यूपिलरी ब्लॉक दिखाया गया, यहाँ पे आइरिस बॉम्ब और यहाँ पे एंगल ब्लॉक। तो होता क्या है कि अटैक जो है परसिपिटेट होता है फिजियोलॉजिकल जब माइड्रियासिस होती है, जब प्यूपिल डायलेट हो जाता है, या फिर जब फिजियोलॉजिकल शैलोइंग हो जाए हमारे एंटीरियर चैम्बर की, तो उससे अटैक इसका परसिपिटेट होगा। अब इसमें इंट्राओकुलर प्रेशर जो है ना वो राइज करेगा फॉलोइंग सीक्वेंस में। नंबर 1 होता है फिजियोलॉजिकल माइड्रियासिस, तो इसको कहते हैं प्यूपिल डायलेशन। इसमें क्या होगा कि ये प्रोड्यूस होता है बाय द फिजियोलॉजिकल फैक्टर, जैसे अगर हम डिम लाइट में रीड कर रहे हों या फिर टीवी देख रहे हों डार्क रूम के अंदर, या इमोशनल अपसेट हो या फ्राइट की कंडीशन। इसके अलावा कुछ ड्रग्स भी जो है ना मिड डायलेशन करवाती हैं प्यूपिल की, जो कि हमारे मिड पेरिफेरल आइरिस को रिलैक्स कर देंगी। ठीक है, होता है फिजियोलॉजिकल मिड्रियासिस। नंबर 2 हमारा रिलेटिव ये प्यूपिलरी ब्लॉक। इसमें क्या होता है कि मिड डायलेटेड जो प्यूपिल है उसमें कांटेक्ट जो है इस आइरिस का और लेंस के दरमियान, ये इनका कांटेक्ट बढ़ जाएगा, जिसके नतीजे में रिलेटिव या पार्शल ब्लॉक हो जाएगा फॉर द एक्वस फ्लो फ्रॉम द पोस्टीरियर टू द एंटीरियर चैम्बर। ठीक है, ब्लॉक आ गया है, रिलेटिव ब्लॉक कह रहे हैं इसको। इसके अलावा होता है आइरिस बॉम्ब। इसमें क्या होता है क्योंकि रिलेटिव अब प्यूपिल ब्लॉक हो गया है तो एक्वस जो है हमारा पीछे पोस्टीरियर चैम्बर में एक्यूमुलेट करता जाएगा, जो कि फिर पोस्टीरियर चैम्बर में प्रेशर देगा और फिर फ्लेक्सिबल आइरिस को जो है सामने की तरफ ऐसे एंटीरियरली पुश करेगा। तो इस बॉम्ब को जो है आइरिस बॉम्ब कहते हैं, ये बल्ज बन गया है। नंबर 4 होता है मैकेनिकल एंगल ब्लॉक। इसमें क्या होता है जैसे ये डेवलपमेंट हो गई है आइरिस बॉम्ब की, ठीक है, ये बन गया है, तो अब हमारी जो पेरिफेरी है आइरिस की वो कांटेक्ट में आ गई है इस ट्रेबिकुलर देखिए मेशवर्क के साथ और कॉर्निया के साथ, और मैकेनिकली जो है ना हमारा एंगल जो है यहाँ का ब्लॉक हो रहा है। तो इसको हम कहते हैं कि ये जो ट्रेबिकुलर मेशवर्क है ये ब्लॉक हो गया है और फिर जो है इंट्राओकुलर प्रेशर इसकी वजह से बढ़ गया है क्योंकि ड्रेनेज भी नहीं हो पा रही। इसके अलावा राइज ऑफ द इंट्राओकुलर प्रेशर, जब हमारा एंगल मैकेनिकली ब्लॉक हो गया तो इसमें अचानक से रैपिडली इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाएगा जो कि फर्दर क्लिनिकल सिम्टम्स करवाएगा। देन फॉल इन द इंट्राओकुलर प्रेशर आता है जो कि होगा जब हमारी फिजियोलॉजिकल मायोसिस होगी। अगर मायोसिस होगी तो कोई जो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से हुई है, जैसे अगर हम ब्राइट लाइट में चले जाते हैं एक्सपोजर होता है, या फिर हम स्लीप के दौरान जो रिवर्स कर देगा, अब जब भी मतलब मियोसिस होगी जैसे स्लीप वगैरह में, तो सारा प्रोसीजर जो है हमने जो एक्सप्लेन किया ये सारा रिवर्स हो जाएगा और हेंस फिर जो एलिवेटेड इंट्राओकुलर प्रेशर था वो वापस रिवर्स कर जाएगा, नॉर्मल की तरफ आ जाएगा वापस। ठीक है, तो ये इसकी पूरी थी मैकेनिज्म ऑफ राइज ऑफ द इंट्राओकुलर प्रेशर जो कि इसमें हो रहा है सब अक्यूट या इंटरमीडिएट एंगल क्लोजर ग्लोकोमा में। तो क्लिनिकल फीचर्स हमें क्या मिलते हैं इस स्टेज में, जो है ना पेशेंट उसको पीरियोडिक एपिसोड्स होंगे ब्लर विजन के, हेलोस और माइल्ड पेन हमने का होगा। ठीक है, फिजियोलॉजिकल जो मिड्रियासिस हो रही है जो हमने डिस्कस की अभी, तो उससे इंट्राओकुलर प्रेशर सिर्फ 40 to 45 मिलीमीटर मर्करी जितना बढ़ेगा। अब अटैक्स के दौरान हमने कहा इसमें पेशेंट को पेन भी हो रहा है, आइज़ में हेलोस मिलेंगे और ब्लरिंग ऑफ द विजन। अटैक फिर ब्रोकन डाउन हो जाएगा 1 से 2 घंटों के बाद बाय द फिजियोलॉजिकल जो मियोसिस हो रही है। ठीक है, जो नींद वगैरह की वजह से भी मियोसिस होगी तो ये अटैक फिर ब्रोकन डाउन हो जाएगा। फिर इंट्राओकुलर प्रेशर हमारा नॉर्मल की तरफ आ जाएगा बिटवीन द एपिसोड। गोनियस को भी जब हम करेंगे तो हमें उसमें नैरो एंगल मिलेगा ग्रेड 1 और 2 का। प्रोवोकेशन टेस्ट हमने कहा पॉजिटिव मिलेंगे। अब इसमें ट्रीटमेंट क्या है कि जब अटैक आ रहा है उस टाइम पे अगर हम 2% पाइलोकार्पिन दे सकते हैं, लेकिन यूजुअली ये वैसे सेल्फ रिलीव्ड अटैक होता है, और अटैक के बाद हम प्रोफाइलेक्टिकली पेरिफेरल लेज़र आयरिडोटोमी कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका आफ्टर अटैक ट्रीटमेंट हो सकता है। नंबर 3 है अक्यूट प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लोकोमा। ठीक है, ये थर्ड स्टेप होता है। अब ये स्टेज होता है, इस स्टेज में अचानक से सडनली और सीवियर किस्म की एलिवेशन होगी हमारे इंट्राओकुलर प्रेशर की, एज अ रिजल्ट ऑफ सडनली हमारा जो है एंगल एंटीरियर चैम्बर का वो सडनली क्लोज हो गया है, जिसकी वजह से सडन इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ गया है, बहुत ही सीवियर किस्म का। ठीक है, इसमें हमारा जो ट्रेबिकुलर मेशवर्क है वो ब्लॉक हो गया है आयरिस की वजह से। अब इसकी पैथोजेनेसिस को समझे, इसकी डिफरेंट है। इस अक्यूट वाले में क्या होता है, हमारा इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ गया है जो कि सेम मैकेनिज्म से कॉज हुआ है जैसा हमने पिछला सब अक्यूट स्टेज पढ़ा, लेकिन इसमें याद रखिएगा कि ये नॉर्मल की तरफ नहीं आएगा बाय द फिजियोलॉजिकल फैक्टर, जिस तरह फिजियोलॉजिकल मियोसिस में हो रहा था वापस आ रहा था। अब ये हाई प्रेशर क्या करवा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आयरिस की स्कीमिया हो जाएगी आयरिस स्ट्रक्चर की, जिसके नतीजे में प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज़ होंगे जो कि इन्फ्लामेशन के साइंस हमारे एंटीरियर सेगमेंट में प्रोड्यूस करेंगे।
ठीक है। तो अब क्लिनिकली क्या सिम्टम्स मिलेंगे हमें फीचर्स? सिम्टम्स में पेन होगा पेशेंट को आई में और पेरी ओकुलर रीजन में। इतना सिवियरिटी का होगा कि वो इंट्राओकुलर प्रेशर से रिलेटेड है, जितना बढ़ा हुआ है प्रेशर उतना पेन है, और ज़्यादातर वेरी अक्यूट होता है, और बाकी जो ट्राइजेमिनल नर्व के एरियाज़ हैं वहाँ पर भी ये पेन रेफ़र होगा। नंबर 2, पेशेंट जो है ना हैलोज़ को परसीव करेगा अराउंड द लाइट। जब भी वो किसी लाइट सोर्स को देखेगा तो उसको हैलोज़ नज़र आएंगे। हमारी जो कॉर्नियल एपिथेलियल एडिमा हो रही है वो डायफ्रैक्शन करवा देगी लाइट की, जो कि उसको कलर्ड रिंग्स की तरह नज़र आएगा। जब भी वो लाइट एंड बल्ब को देखेगा तो उसको कलर्ड रिंग्स नज़र आएंगी, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी रैम्बो के पैटर्न में, ठीक है, जिसमें रेड कलर आउटसाइड पे होगा और वॉयलेट कलर इनर मोस्ट, बिल्कुल जिस तरह रैम्बो में कलर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, इस तरह उसको हैलोस नज़र आएंगे लाइट सोर्स को देखने पर। ये सिम्टम है इसमें अक्यूट प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लोकोमा में। तीसरा, उसकी विजन भी डिटोरिएट होगी। तो हमने कहा कि इसमें जल्दी से इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ रहा है, तो याद रखिएगा रैपिडली ही इसकी इम्पेयरमेंट हो रही है विजन की, 6/60 हो जाएगी टू द हैंड मूवमेंट, ठीक है, हैंड मूवमेंट टेस्ट जो हम करते हैं। तो इनिशियली ये क्यों हो रही है इसमें विजन डिटोरिएट? कॉर्नियल एडिमा की वजह से, और फिर बाद में ऑप्टिक एट्रोफी हो जाती है आगे जाके, तो उसकी वजह से विजन डिटोरिएट होती है, लेकिन इनिशियली एडिमा की वजह से। इसके अलावा सिम्टम्स में पेशेंट कहेगा कि उसको नोजिया एंड वॉमिटिंग भी हो रहा है सीवियर अटैक के दौरान, और रेडनेस भी होगी उसकी आंखों में, वाटरिंग हो रही होगी, फोटोफोबिया। 50% जो पेशेंट हैं उनको प्रीवियस इंटरमिटेंट अटैक की और हैलोस की भी हिस्ट्री होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास साइन। अब साइन इस फिगर में देखिए, यहाँ पे साइंस दिखाए गए हैं 11.29 अक्यूट कंजेस्टिव ग्लोकोमा के, जिसको हम प्राइमरी अक्यूट एंगल क्लोजर भी कह रहे हैं, ठीक है, ये जो कि थर्ड स्टेज है हमारा। तो इसमें क्या साइंस मिलते हैं? सबसे पहले विजुअल एक्विटी जब हम चेक करेंगे तो हमें विजुअल इम्पेयरमेंट इतनी ज़्यादा सीवियर है, जो कि लेवल ऑफ इंट्राओकुलर प्रेशर से रिलेटेड है और ड्यूरेशन ऑफ अटैक से, तो हमें विजुअल एक्विटी उसकी रिड्यूस मिलेगी टू द परसेप्शन ऑफ लाइट। इसके अलावा इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ा हुआ होगा, इतना ज़्यादा याद रखिएगा 70 मिलीमीटर मर्करी या उससे भी ज़्यादा बढ़ सकता है इसमें। नंबर 3 पे कंजक्टिवा जब हम देखेंगे तो वो हमें रेड कलर की और बिल्कुल जैसे कंजेस्टेड सी नज़र आएगी। लिम्बस में हमें बहुत ज़्यादा सीलियरी कंजेशन मिलेगी। अब ये कंजेशन क्यों है? क्योंकि जाहिर सी बात है प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो हमारे जो एंटीरियर सेगमेंट है उसमें इस्कीमिक एंटीरियर सेगमेंट इन्फ्लामेशन हो गई है, जिसकी वजह से कंजेशन हुई है। कॉर्निया को जब हम देखेंगे तो वो हमें क्लाउडी नज़र आएगा एडिमा की वजह से, जो कि एंडोथेलियल डीकम्पनसेशन की वजह से एडिमा हो रही है। एंटीरियर चैम्बर देखिए तो शैलो होगा विथ पेरिफेरल आयरिडो कॉर्नियल कॉन्टैक्ट, आयरिस का और कॉर्निया का कॉन्टैक्ट हो गया है। एक्वस फ्लेयर जो है वो भी हमें प्रेजेंट है होगा, उसमें मिलेगा एज ए रिजल्ट ऑफ इस्कीमिक ओकुलर इन्फ्लामेशन, तो एक्वस फ्लेयर मिलेगा। प्यूपिल जो है, साइंस में प्यूपिल जो है वो बिल्कुल वर्टिकली ओवल होगा, फिक्स्ड होगा मिड डायलेटेड पोजीशन में ड्यू टू द इस्कीमिया ऑफ द स्फिंक्टर प्यूपिलाई, इसकी वजह से फिक्स हो गया है मिड डायलेटेड पोजीशन में। प्यूपिल याद रखिएगा नॉन रिएक्टिव होगा टू बोथ लाइट एंड अकोमोडेशन, फिक्स्ड होगा बिल्कुल। आयरिस की जब हम बात करेंगे तो आयरिस हमें उसका जो सरफेस है वो वाइटिश एट्रोफिक पैचेस शो करेगा ड्यू टू द इस्कीमिया, ठीक है, वाइटिश से इसमें पैचेस। नंबर 9, लेंस में हमें ग्लोकोम फ्लैकन, लेंस हमें ग्लोकोम फ्लैकन शो करेगा। ये क्या होती है? ग्लोकोम फ्लैकन जो है ये एंटीरियर जो हमारा सब कैप्सुलर लेंस है उसकी ओपेसिटीज़ को हम कहते हैं ग्लोकोम फ्लैकन, ठीक है, ये हमें एक्यूट कंजेस्टेड ग्लोकोमा में मिलता है। और जब हम ऑप्टिक डिस्क देखेंगे तो उसकी हमें स्वेलिंग मिलेगी, क्योंकि बहुत रैपिडली अचानक से इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ा है इसलिए। एंड देन गोनियोस्कोपी जब हम करेंगे तो हमें एबनॉर्मली नैरो एंगल नज़र आएगा एंटीरियर चैम्बर का विथ या विदाउट द एंटीरियर साइनिकी। एंड देन गोनियोस्कोपी जो है उसके साथ वाली आई की जब हम करेंगे तो हमें टिपिकली उसमें नैरो ऑक्लूडेबल एंगल मिलेगा, ठीक है, नैरो एंगल तो मिलेगा, लेकिन साइनिकी हो भी सकती है एंटीरियर, नहीं भी हो सकती। और अगर दूसरी आंख में देखेंगे तो वहाँ पे भी नैरो ऑक्लूडेबल एंगल मिलेगा, बिल्कुल नैरो सा। अब इस एक्यूट कंजेस्टिव ग्लोकोमा के कुछ डायग्नोस्टिक पॉइंट्स हैं। पहला तो हमें रेज्ड इंट्राओकुलर प्रेशर अगर मिले, कॉर्निया हेजी नज़र आए क्योंकि हमने कहा कॉर्निया में एडिमा हो रहा है। इसके अलावा विजुअल एक्विटी अगर हमें कम मिलती है, एंटीरियर चैम्बर भी शैलो है, प्यूपिल बिल्कुल वर्टिकली ओवल है, सेमी डायलेटेड है, फिक्स्ड भी है और लाइट को भी अनरिस्पॉन्सिव है, तो बिल्कुल ये डायग्नोस्टिक होता है कंजेस्टिव ग्लोकोमा एक्यूट कंजेस्टिव। और ऑप्टिक डिस्क की अगर हमें हाइपरीमिया भी मिलती है और गोनियोस्कोपी में हमारा जो एंटीरियर चैम्बर है वो उसमें एंगल क्लोजर मिले, तो ये सारे इसके डायग्नोस्टिक पॉइंट है। अब हमारा डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या हो सकता है एक्यूट इंट्राओकुलर प्रेशर एलिवेशन का? मतलब अचानक से इतना सडनली और सिवियर किस्म का इंट्राओकुलर प्रेशर एलिवेट हो गया एक्यूटली, तो उसमें डिफरेंशियल क्या हो सकते हैं कि लेंस इंड्यूस्ड एंगल क्लोजर ग्लोकोमा हो सकता है लेंस की वजह से, मैलिग्नेंट ग्लोकोमा, नियोवास्कुलर ग्लोकोमा,
हाइपरटेंसिव यूवियाइटिस। अब इसका ट्रीटमेंट है, तो ट्रीटमेंट ज़्यादातर साइट थ्रेटनिंग मेडिकल इमरजेंसी होता है ऑफ्थल्मोलॉजी में। ये वाली अक्यूट कंजेस्टिव ग्लोकोमा की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा साइट थ्रेटनिंग, जिसमें हमारी आई साइट जो है चली भी जा सकती है। तो अगर हमने ट्रीटमेंट में डिले किया तो पेशेंट की ब्लाइंडनेस हो सकती है, क्योंकि इसमें हमने कहा ऑप्टिक एट्रोफी हो रही है। अब ट्रीटमेंट के ऑब्जेक्टिव्स यही हैं कि हमने अक्यूट अटैक को सबसे पहले कंट्रोल करना है, फ्यूचर अटैक आगे ना हो उस अफेक्टेड आई में, उनको प्रिवेंट करना है, और फेलो आई में भी जो है फ्यूचर अटैक ना हो उनको भी प्रिवेंट करना है। तो सबसे पहले अक्यूट अटैक को हम कैसे कंट्रोल करेंगे? इनिशियल ट्रीटमेंट जो है वो सिस्टेमिक थेरेपी होती है, क्योंकि अगर इंट्राओकुलर प्रेशर 50 मिलीमीटर मर्करी से ज़्यादा बढ़ गया तो फिर हमारा जो आयरिस स्फिंक्टर है वो पैरालाइज हो जाएगा इस्कीमिया की वजह से। ठीक है, वो बिल्कुल पैरालाइज हो जाएगा। तो इसीलिए फिर वो टॉपिकल पाइलोकार्पिन देने पे भी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो इसीलिए हम सिस्टेमिक थेरेपी देंगे। उसके साथ हमारा इंट्राओकुलर प्रेशर 45 मिलीमीटर से बिलो लोअर किया जा सकता है। उसके बाद हम पाइलोकार्पिन यूज़ करेंगे प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करने के लिए, और फिर मैकेनिकल एंगल ब्लॉक जो है वो रिलीव हो जाएगा, जो कि पेरिफेरल आयरिस की वजह से हुआ है। तो सिस्टेमिक थेरेपी में याद रखिएगा, हम सिस्टेमिक थेरेपी जो है कैरी आउट करते हैं ताकि इंट्राओकुलर प्रेशर को कम किया जा सके, कॉर्निया में जो इडीमा हुई है उसको कम किया जा सके, और इस्कीमिक चेंजेस जो आयरिस में आ रहे हैं उनसे भी रिलीफ मिले। तो इसमें पोजीशन ऑफ द पेशेंट याद रखिएगा, हमने ब्राइट लाइट में सुपाइन पोजीशन में पेशेंट को रखना होता है ताकि कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ द प्यूपिल फैसिलिटेट हो और लेंस जो है वो पोस्टीरियरली शिफ्ट हो जाए सुपाइन पोजीशन में। नंबर 1 कार्बोनिक एनहाइड्रेस हम इनहिबिटर्स देते हैं, जैसे एसिटाजोलामाइड जो है 500 मिलीग्राम आईवी में। उसके बाद हम 250 मिलीग्राम 6 घंटे तक ओरली देंगे। इससे जो है एक्वस की सिक्रीशन 40 to 60% डिक्रीज़ हो जाएगी। नंबर 2 है हाइपर ऑस्मोटिक एजेंट्स। तो ये हम देते हैं जब हमारा इंट्राओकुलर प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा पेशेंट का हाई हो, या फिर एसिटाजोलामाइड उसमें इनइफेक्टिव हो गया है, तो फिर हम हाइपर ऑस्मोटिक एजेंट्स देंगे। इनसे ब्लड की ऑस्मोलैलिटी बढ़ जाएगी, जिससे एक ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बन जाएगा हमारे ब्लड के दरमियान और विट्रस ह्यूमर के दरमियान। तो वाटर जो है विट्रस कैविटी से ड्रॉ होगा और इंट्राओकुलर प्रेशर इस तरह से कम हो जाएगा। विट्रस वॉल्यूम की डिहाइड्रेशन जो है ये बैकवर्ड डिस्प्लेसमेंट भी करवा सकती है लेंस आइरिस डायाफ्राम की, क्योंकि वो बिल्कुल डिहाइड्रेट हो रहा है, पीछे की तरफ जाएगा, तो इससे भी इंट्राओकुलर प्रेशर कम होगा। अब कौन से हाइपर ऑस्मोटिक एजेंट से याद रखिए